जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम बहुत ही तगड़े तरीके से अपनी सीरीज अपनी 45 डे सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज है डे 10 और बहुत ही अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से चल रही हैं। तो हम आपको बता दें, आपका जो लाइट चैप्टर था पूरा खत्म कर दिया। क्या न्यूमेरिकल, क्या क्वेश्चंस, क्या थ्योरी, क्या डायग्राम, क्या सब कुछ खत्म हो गया। नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ, वहां जाकर के देखो। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। कुछ लोग कह रहे हैं सर ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ड, तो चिंता ना करो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ। उसको मैंने बहुत पहले ही और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ा रखा है, तो जाकर के देख लो, वहां से नीचे मिल जाएगा आपको दूसरे नंबर पे। ठीक है, यूट्यूब पे ही है, मेरे चैनल पर ही है। और फटाक से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कर दो। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज क्या बात है, थोड़ा सा अलग लग रहे हो, तो पहली चीज तो तारीफ कर दो भाई, मजा आ जाए कि हाँ सर कुछ तो बढ़िया लग रहे हो। तो लोग तारीफ वारीफ करते नहीं यार, कमेंट सेक्शन में कुछ दिखता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, है कुछ है खास चीज तो थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं, वरना कहाँ गरीबी ऐसी कि मैं क्या बताऊं। पड़ोस से मांग लाए, हमने कहा दे दो भाई, आज के दिन पहन ले, थोड़ा स्मार्ट लग जाए, लड़कों को भी लगे कि हाँ सर के पास भी कुछ है। कहाँ से मारना हूं मैं तुमको, क्योंकि तुम लोग तो उस लेवल का एफर्ट मारते नहीं हो भाई। ये नहीं कि हाँ चैनल को चार चांद लगा दो आराम से, बढ़िया चूना लगाने पे लगे हुए हो। खैर कोई बात नहीं, आप सब मेहनत कर रहे हैं, मैं उस चीज को जानता हूँ। आप लोग शेयर भी करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फटाक से इस वीडियो का स्टेटस पे लगा दो, एक बार लगा दो, वरना से मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़े से करने वाले हैं इस सीरीज को। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। सीधा टू द पॉइंट मुद्दे पे आते हैं। वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? इलेक्ट्रिसिटी नथिंग बट जस्ट एनर्जी। ये एक एनर्जी है और एनर्जी के फॉर्मेट में सर्कुलेट करती है, प्रोपेगेट करती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला पॉइंट चीज है, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा वो चीज नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और सबसे आगे चीज देखेंगे, वो चीज होगी हमारी पहली चीज है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं द इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैसे इसको पहन के थोड़ा सा पढ़ाने में दिक्कत होगा, टाइट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस 1 मिनट, मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल दो, पानी पिला दो इसको। स्टार्ट में ही हल्का चल रहा है, समझ गए? कोई बात नहीं, डाल दे रहा हूं आराम से। ये आप लोग बताओ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस सीधा कुछ नहीं, उस पे जो चार्ज डिपेंड करता है कैसे होता है, और मैं बता दूं। आप किसी भी चीज को लेकर के अपने हाथ को ऐसे, ठंडी का सीजन, अपने हाथ को ऐसे रब करना शुरू कर दो। करो 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 करो, जल्दी जल्दी करो। और फिर देखो कुछ देर बाद आपका हाथ हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी जनरेट होगी। वो किससे जनरेट होती है? वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज से होती है। तो इसी को चार्ज बोला जाता है। तो सीधा हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखे देयर आर टू टाइप्स। क्या? देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। ये किस टाइप का चार्ज होगा? टू टाइप का चार्ज होगा। कितने टाइप के चार्ज होंगे? टू टाइप के चार्ज होंगे। और ये कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरा क्या होगा आपका? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली ऐसा शो किया जाएगा, नेगेटिवली ऐसे शो किया जाएगा। क्या होता है इनका सिनारियो, और समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले समझाते हैं कि चार्ज फ्लो कैसे होता है। जैसे कोई सर्किट है, मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे ये कोई एक सर्किट है, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? कोई शेल लगा हुआ है। ये यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। कह दो सर बल्ब कम, दिल ज्यादा लग रहा है। दिल, दिल का नाम मतलब दिल लगा के चली गई कौन? कोई नहीं। चलो देखो, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। यहां से चार्ज इधर से फ्लो होगा, इधर से निकलेगा ऐसे। अब ये जब चार्ज इधर से जाएगा, तो जिधर से चार्ज, जिधर से करंट चलेगा, जिधर से करंट चलेगा, ये आई है करंट, जिधर से करंट चलेगा उधर पॉजिटिवली चार्ज। और जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उधर से कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिवली चार्ज आएगा। यानी पॉजिटिवली नेगेटिवली इस तरफ। मसला क्या है तो मैं बताता हूं। देखो पॉजिटिव यानी लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे लाइक चार्जेस का मतलब प्लस प्लस क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं, वो रिपल्शन करेंगे, और प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अब चार्जेस के बारे में पता चल गया, तो चार्जेस कैसे होते हैं क्या जान लेते हैं। तो चार्जेस को हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं? इट इज शोज बाय क्यू। इसे क्यू से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू एनी। फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू एनी। और जो चार्ज होता है वो चार्ज होता कितना है? तो एक, ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो होगा -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यही क्या कहते हैं, दूसरा चार्ज है, जैसे पी प्रोटॉन के लिए अगर बोल दूं तो वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये इस तरह का आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है, यानी ई की जगह ये रखोगे, और नंबर क्या है यहाँ पे? नंबर तुम्हारा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एम। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए आइए देख लेते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा क्यू इक्वल्स टू एनी, यानी हाउ मेनी नंबर, ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, मतलब क्या कहते हैं, चार्ज की यूनिट जो होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, इनको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपका चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे प्यारा सा। कह दो सर इतना सा ही? हाँ इतना सा ही, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी ना। आओ देखते हैं। लिखा था कि पहले ही इरेज कर दिया हमने, कोई बात नहीं, अभी तो लाइव चल रहा है। वीडियो अभी जब पॉज होगी, मतलब अपलोड हो जाएगी, तो रोक लेना, या कह दो हम तो क्रांतिकारी है सर, अभी रोकेंगे। चलिए क्वेश्चन बना देते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन कहता है, और एक चीज ये भी जान लो, चार्ज की यूनिट, चार्ज का फॉर्मूला तो जान लिया। चार्ज के फॉर्मूला क्या था आपने लिखा? चार्ज इक्वल्स टू क्या था? चार्ज यानी क्यू, चार्ज यानी क्यू इक्वल्स टू एनी। चार्ज यानी क्यू इक्वल्स टू एनी। अब क्यू इक्वल्स टू एनी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। कूलम होती है। इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी आपकी? कूलम आ जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या आ गई तुम्हारी? कूलम आ गई। बात खत्म। अब कूलम की स्पेलिंग शायद गलत लिख दी हमने, COU होता है, COU होता है, COU कूलम। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन से हमारे पास लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखा हुआ है 2011, 18, 19 में पूछा गया है। कैलकुलेट बताइएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तांडव मचा देंगे एकदम, तांडव। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन consisting constituting electron constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of चार्ज। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। आपको मैं बता दूं, साइंस के न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो सबसे पहले गिवन कर दो। अच्छा, चार्ज की बात हो रही तो फॉर्मूला क्या लगेगा? Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी लगेगा, Q इक्वल्स टू एनी लगेगा। तो पहले देखो गिवन क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर यानी n निकालना है, तो n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर कंसिस्टिंग द 1 कूलम, 1 कूलम यानी Q गिवन है, यानी Q की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1 है। और E कितना होता है आपका? तो E तो आपका होता है ये कितना? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। कह दो सर ये तो माइनस का रखना चाहिए था, आप माइनस क्यों नहीं ले रहे हो? तो ये भैया चार्ज है, मतलब चार्ज की पॉजिटिवली यूनिट ही दी जाती है यहाँ पे, समझ गए? चलिए रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या कहता है? क्यू कितना है तुम्हारा? तो हमने लिख दिया 1। फिर उसके बाद में इक्वल्स टू लगा दे। एन कितना है तुम्हारा? कुछ नहीं है, तो एन ऐसे ही छोड़ दो। और ये कितना? ई कितना है? तो ये है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब ये इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो समझो, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब इसको क्या कहते हैं? ऊपर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पहले 1 को 1.16 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे डिवाइड कर देते, इस जगह दिख रहा होगा। तो 1 को 1.16 से डिवाइड करो,
1 डिवाइड बाय 1.16, ये डेसिमल हटाया, यहाँ कितना हो गया 10। अब 2 से काट दो, 2 5 जा 2 8 जा, तो 5/8 आया। अब इसको काट दो 8 से 5 को, तो 8 6 जा 48। सॉरी, यहाँ पे डेसिमल लगाओ, पहले डेसिमल तो लगाओ। यहाँ डेसिमल किया, ये आ गया 50। अब काटो इसको, 8 6 जा 48, कितना आया 2 आया। ये फिर 8 2 जा 16, 4 बचा 40, फिर 8 5 जा 40, खत्म मामला। यानी 0.625 कितना बना तुम्हारा 0.625। और ये 10 टू द पावर -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 19 प्लस का। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, क्या ये सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल सीरीज हम बाद में करते रहेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट है तो इसलिए सिखा रहे हैं। तो आपको चार्ज समझ में आ गया होगा, चार्ज क्या है एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली चार्ज होता है। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो होता है, पॉजिटिवली चार्ज डायरेक्शन ऑफ द फ्लो होता है। नेगेटिवली चार्ज अपोजिट साइड ऑफ द करंट होता है, अपोजिट साइड ऑफ द करंट होता है। दूसरा चीज फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, वेयर Q क्या होता है, चार्ज होता है, N नंबर ऑफ चार्ज होता है, E क्या होता है, चार्ज की यूनिट, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होती है। समझ गए इतना? और इस पे बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल भी कर दिया, बस मसला खत्म है। अब चार्ज समझ आ गया, अब तुरंत हेडिंग डाले इलेक्ट्रिक करंट। क्या डालिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये तो सर क्या हो जाता है आपको अचानक से, बात यही है ना, मतलब 440 वोल्ट का करंट अगर जब तुम दे सकते हो तो काहे पावर हाउस बना रहे, काहे न्यूक्लियर हाउस लगा रहे, तुम यहीं से बढ़िया आराम से पूरा घर चला दे। ऐसे क्या ही बताया, मतलब गाना बनाने वाले कुछ भी बना दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो लिखे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डेफिनेशन लिखिए, द रेट ऑफ flow of charge, the rate of flow of charge in a conductor is called electric current, electric current is called electric current। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। का तो समझ नहीं आया तो आओ समझा देते, चलो बिल्कुल। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई। इसे किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होगा, आई इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन में टी होगा। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, यही तो लिखा हुआ, लिखा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मसला तुम्हारा आ गया, आई इक्वल्स टू कितना, क्यू अपॉन में टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, ये तुम्हारा मसला हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसका सबसे पहले यूनिट ध्यान से सुन लो, इसकी यूनिट कितनी होती है, तो यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट इनकी क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। मैं एक बार हाँ सही, एम्पियर होती है, मैं स्पेलिंग चेक कर रहा था, एम्पियर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्यों एम्पियर होती है, तो अब मैं बता दूं तुमको। एम्पियर इसलिए होती है कि एक साइंटिस्ट है एंड्री मैरी, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का, एंड्री मैरी 1775 की बात है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। कौन सा साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, एंड्री मैरी एमीटर इनका नाम था, एंड्री मैरी एमीटर, तो सॉरी एंड्री मैरी एम्पियर, तो उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया क्योंकि उन्होंने इस चीज को डिफाइन किया था। चलिए समझते हैं, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इससे ज्यादा
कुछ नहीं। आइए समझ लेते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, 2019 में। हटा दे इसको, क्योंकि अच्छा आ जाएगा नीचे में क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन है थोड़ा सा बड़ा, शायद ना है, तो चलिए हटा देते हैं इसको, ऊपर वाला हटा देते हैं। आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, फॉर्मूला लिखा रहेगा क्या, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आपको एक एक चीज समझा के छोड़ेंगे, बस आप हमारा साथ दो। आप लोग वीडियो शेयर करते रहोगे ना, ऐसी ऐसी वीडियो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप लोग शिद्दत से नहीं करोगे तो फिर हमारा मोरल डाउन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। चलिए लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज in the filament of an electric bulb, in the filament of an electric bulb, which current 0.5 ampere, which current 0.5 ampere is flowing for 10 minutes, is flowing for 10 मिनट, इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट। तो आपके पास ये फॉर्मूला है। सबसे पहले करना क्या रहता है, सबसे पहले करना रहता है क्या, गिवन। हमें क्या करना रहता है साइंस में, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल है, सबसे पहले गिवन ढूंढो, क्या क्या हमें पता है। चलिए देखते हैं, लिखा है द कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज, यानी क्यू हमें निकालना है। उसके बाद क्या लिखा है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच करंट, अच्छा करंट यानी I 0.5 एम्पियर गिवन है। उसके बाद इस फ्लोज इन द 10 मिनट, यानी टाइम भी गिवन है। तो टाइम कितना है, 10 मिनट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी टाइम आएगा, घंटा मिनट कुछ भी आएगा, उसको सेकंड में चेंज कर देना। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 10 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, तभी तो पता चल, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकंड आपका टाइम आ गया। फॉर्मूला आपके पास क्या था, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी था। तो अब I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी है आपका, तो मसला निकाल देते हैं। I की वैल्यू कितनी है 0.5, तो यहां लिख दिया हमने 0.5 एम्पियर। Q कितना है आपका, Q हमें नहीं पता, तो Q ऐसे ही छोड़ दिया। और T कितना है, टाइम यानी है 600। अब ये 600 आ गया, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी Q इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 600। एक डेसिमल से एक जीरो इधर कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जीरो हटा दो, ये 6 5 30 और एक जीरो और लगा दो। और कूलाम यानी ये क्या लिखा हुआ, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो लिख दो COULOMB, कूलाम। ये आपका आ गया 300 कूलाम, आपका आंसर आ गया। सी लिख देते हैं, बस बहुत हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। एक और क्वेश्चन कर लो, प्यारा सा, अच्छा सा, मुन्ना सा। समझ आ गया होगा ना, नोट कर लो, तब तक इरेज कर दो ऊपर, हम जल्दी 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 जल्दी, वरना इरेज नहीं होगा। चलिए एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कराएंगे हम आपको, एक एक नंबर दिलाएंगे। अगर जिसने भी शिद्दत से पढ़ लिया ना, एक एक नंबर मिलेंगे उसे, कोई रोक नहीं सकता उसे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मसला कहते हैं, क्वेश्चन और कर लो। लिखा है 300 कूलाम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। लिखा है 300 कूलाम चार्ज फ्लो इन कंडक्टर इन अ conductors in 1 minute, in 1 minute. Calculate the amount of current, calculate the amount of current, the amount of current, calculate the amount of current flowing in the conductor, flowing in the conductors। तो
तो चलिए निकाल देते हैं। साइंस में हमने कह दिया सबसे पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। आइए करते हैं। देखिए क्या लिखा है, 300 कूलम चार्ज ऑफ फ्लो, यानी क्यू गिवन है, सीधा लिख दो क्यू कितना है 300 सी। उसके बाद लिखा है इन अ कंडक्टर इन 1 मिनट। अच्छा टाइम गिवन है तुम्हारा 1 मिनट। कह दो सर अभी तो आपने सिखाया मिनट हो तो सेकंड में चेंज कर डालो, मिनट है तो सेकंड में चेंज कर डालो तो कितना 60 हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड ही होती है। लिखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, यानी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। सो आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है तुम्हारा 300 और टी कितना है तुम्हारा 60। 0 से 0 कट गया, 6 5 आई 5 एम्पियर। ये लगा दो, बस तुम्हारा ये आंसर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? धगाधग तुम्हारे आंसर बन रहे हैं, समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर करते चलो। एक एक चीज समझा डालूंगा आपको, पूरी पूरी चीज टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बकैती नहीं काटेंगे, हमारे पास वक्त नहीं बचा है, समझ गए? इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करना आपका 1 भी %। चलिए चार्ज के बारे में जान लिया आपने, चार्ज क्या होता है, चार्ज को एक बार रिवाइज करा देता। क्या है द फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge there is called the electric current. Electric current is denoted by I is equals to q upon में t, यानी flow of charge per unit time there is called the electric current. Electric current की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। फॉर्मूला क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आपको हमने करा दिए। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चीज को यहां से वहां ले जाने में क्या होता है, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल किसे कहते हैं, क्षमता बोलते हैं, यानी आप में कितनी ताकत है। तो कोई चीज यहां रखी, इसको यहां से वहां तक ले जाने में कितना आप ताकत लगाओगे, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो कोई चार्ज है, कोई चार्ज हो, उसको यहां से उस पॉइंट तक भेजना है, तो उसको भेजने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। सीधी बात, कोई भी चार्ज है उसको यहां से वहां तक ढकेलने में, मान लो ये इस जगह पे कोई चार्ज है, इसको यहां से इस पॉइंट तक लाना है, तो इसको ढकेलने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना। नहीं बढ़ रहा, ढकेल दिया, तुमको करूं ऐसे समझ गए? तो वो जो वर्क कर रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आइए डेफिनेशन के थ्रू लिख देते हैं। लिखा था ब्रिंगिंग, to bringing a unit positive charge, to bringing a unit, लिखिए to bringing a unit, to bringing a unit positive charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular time to a particular point है, सॉरी particular point is known as electric potential. इंक डाल दूं, राइटिंग मेरी अच्छी ना बन रही, इंक डाल दूं, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी हो जाए। बस यही है, इसमें ज्यादा इसकी डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। उसको हम सीधा ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या होगा उसका, तो लिखिए ये क्या होता है, फॉर्मूले से भी समझा दे रहे हैं आपको। ये होगा आपका क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। अब यहां पे समझो, यही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है। आओ समझो, V से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय V, इट इज डिनोटेड बाय V। W अपॉन में Q, W क्या है तुम्हारा, वर्क डन है, W क्या है तुम्हारा, वर्क डन। यानी किसी चार्ज को कहीं तक भेजने में जो वर्क किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, सीधी बात। यानी और इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट।
क्या होती है? वोल्ट होती है। अब एक बात हमने इससे पीछे बता देनी चाहिए थी, नहीं बताई थी, अब बता दे रहा है। जैसे करंट था तो करंट को किससे मेजर करते थे? सॉरी, करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर थी। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर थी। लेकिन इसको मेजर किससे करते थे भाई? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो मेजर करेगा। एक नंबर में पूछा जाता है तो उसको बोलते अमीटर। क्या बोलते? अमीटर बोलते। तो अमीटर से करंट को मेजर किया जाता था। और वैसे ही इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट वोल्ट है। इसकी यूनिट वोल्ट है। तो इसको किससे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा क्या? वोल्टामीटर। क्या लगाना पड़ेगा? वोल्टामीटर लगाना पड़ेगा। अभी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करवाएंगे आपको, अमीटर और वोल्टामीटर के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में किया गया काम जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। लिख लेना इसको। ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नहीं। समझ गए? चलिए इरेज कर देते हैं रख से और इस पे काम करते हैं। चलो सर बहुत फास्ट चल रहे हो। फास्ट इसलिए चल रहे बाबू ना क्योंकि टू द पॉइंट बात करनी, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? स्वाहा कर देना सब। तांडव देखनी है तुमको, सीधी बात लो बकवास। चलिए हटा दे रहे हैं इसको रख से। इरेज ना हो रहा। बात ये है ना, ठंड की वजह से ना बहुत ही मुश्किल सा सिनारियो हो गया है। चलो तुम लोगों के लिए हम एक कपड़ा कुर्बान कर देते हैं अपना। ये लो, ये इरेज हुआ है तगड़े से। कह दो सर जो सूट पहने हो उससे इरेज कर दो। बेटा उससे इरेज कर देंगे दिक्कत हो जाएगी। मांग के लाए हैं यार, तुम लोग समझा करो यार, थोड़ा तो समझो। चलिए सुन लड़के सोच रहा हूँ सर भी ना मतलब कम नहीं है। ओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन बना जाओ। क्या तो सर जॉन के फैन लग रहे हो आप तो। अरे फैन तो हम सिर्फ एक के हैं, खान सर के। समझ गए? चलिए अब इस पे ज्यादा काम नहीं करेंगे। इस पे आगे क्वेश्चंस है वोल्ट पे कर लेते हैं। अब दूसरा चीज क्या लिखा हुआ है, तुरंत एक चीज ये कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। एक तरफ लिखिए अमीटर, दूसरी तरफ लिखिए वोल्ट मीटर। अमीटर और इस तरफ लिख दीजिए वोल्ट मीटर। अमीटर एंड वोल्ट मीटर। अमीटर क्या होता है? तो लिखिए अमीटर, लिखिए इट इज यूज्ड फॉर, लिखिए इट इज यूज्ड फॉर measuring current. It is used for measuring current. इसका क्या होगा? It is used for measuring potential difference. दूसरी चीज, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सही है ना? हाँ, अमीटर इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे होगा? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात ये कह रहा है अमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। बस अमीटर हैज इट्स हैव लिखो, अमीटर क्यों लिखना, देखो इट्स हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। तो सर ये रेजिस्टेंस कैसे, कहां से आ गया? समझ ना आ रही है कुछ?
1 मिनट का टाइम दो, बस 1 मिनट का टाइम दो, भी समझा दे रहे हैं। इसमें लिखो इट्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। इट्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो भाई 3 है, याद कर लेना, बहुत आसान है। पहला क्या है, इट अमीटर इज मेजर करंट, voltmeter is measure potential difference, ammeter is connected in series, voltmeter is connected in parallel, ammeter have very low resistance और voltmeter has ये क्या कहते हैं, voltmeter has very high resistance। रेजिस्टेंस क्या होता है समझाते हैं। रेजिस्टेंस रुकावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रुकावट कहते हैं। रुकावट जैसे कहने का मतलब, एक चीज आप खुद बताओ, आपको मैंने आपके घर में जो तार लगे होंगे, वायर लगे होंगे, आप बताइए वो ज्यादातर किस मटेरियल का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या चांदी का है, सिल्वर यानी। तो कह दो सर क्या बात करो, चांदी का तार लगवा दे, चोर आएगा चोरी नहीं करेगा, वायरिंग उखाड़ के ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो आपके यहाँ जो वायर लगा हुआ है वो वायर कौन सा है, कॉपर का वायर है। एल्यूमिनियम वायर भी कंडक्टिंग का काम करता है, लेकिन कहने का मतलब अच्छा कंडक्टर कौन है, यानी अच्छा कंडक्टर कॉपर है और एल्यूमिनियम कम है। तो जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कह दो नहीं समझ आया, आओ समझाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। अगर वो उतना अच्छा कंडक्टर होता तो ज्यादातर हमारे घरों में वायरिंग में जो वायर लगता वो एल्यूमिनियम का लगता, बट एल्यूमिनियम की जगह कॉपर लगता है। तो कॉपर ज्यादा अच्छा है। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना खराब कंडक्टर होगा उसकी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी उसमें जो करंट को ना जाने दे, जो करंट को रोके, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है इस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ much work is done in moving a charge, in moving a charge, in moving a charge of 2 across, of 2 across 2 point having a potential difference, 2 point having a potential difference, PD लिख दे रहा हूं मैं, potential difference is 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में हम गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। क्या गिवन है देखिए, यानी फॉर्मूला जो होता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q होता है, ये फॉर्मूला होता है। यानी क्या कहते हैं, वर्क जो हो रहा है वो पर यूनिट चार्ज हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है पर यूनिट चार्ज, तो वो होगा W अपॉन में Q। कैसे आएगा ये तो और समझाते हैं तुमको। W की अगर मैं बात करूं तो W का मसला कैसे चलेगा, तो देखो हाउ मच वर्क डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो सबसे पहले गिवन कर देते हैं। गिवन क्या लिखा हो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V तो गिवन है आपको 12 वोल्ट। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हाउ मच क्या कहते हैं, हाउ मच वर्क डन, यानी W निकालना है। ठीक है, W निकालना है, तो W निकालना है, तो W के लिए हमने क्या कहते हैं ये कर दिया क्वेश्चन मार्क। फिर आगे लिखा है 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट, यानी Q आपका ये देखो गिवन है। Q कितना है तुम्हारा 2 कूलम, तो 2 कूलम के लिए C लगा दिया। बस अब सारी चीजें गिवन उठा के यहाँ रख दो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V की जगह हो गया तुम्हारा W 12 हो गया। कितना हो गया 12। W की जगह कितना हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं, तो W ऐसे ही छोड़ दो। और नीचे Q कितना है तुम्हारा 2 कूलम। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तुम्हारा दूना 24 जूल, ये तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा। यही
आंसर है। हाँ बिल्कुल, यही जूल होती है इसकी डब्ल्यू की यूनिट। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, आ गया। सोच रहे होगे अचानक से ये शूट वूट कहाँ चला गया, तो वही अचानक से बहुत कुछ बदल जाता है। अचानक से हमारा ड्रेस भी बदल गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल मैं बता दूं क्यों हो गया। अचानक से लाइट चली गई थी, और लाइट चली गई और फिर उसके बाद में मुझे दूसरी लाइट जलानी पड़ी है, तो गर्मी ज्यादा लगने लगी अब पहने पहने, तो इसलिए उतार दिया। समझ रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप कपड़ों पे नहीं, क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करिए। हो गया होगा तो मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए फट से इरेज कर देते हैं ये इसको। आगे अगले कॉन्सेप्ट पे सीखते हैं। अभी हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल पे नहीं ध्यान देंगे। अभी कॉन्सेप्ट सीख ले, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हम ध्यान देंगे बहुत तगड़े से। समझ गए कि नहीं समझ गए? मजा आ जाएगा आपको, समझे? चलिए आइए बताते हैं आपको। अब आगे बात आ रही है किसकी? इसकी आ रही है, क्या नाम है इसका, ये अब जो आएगा आपका, वो आएगा आपका क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम आएगा। तो सर्किट डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, कहो तो मैं एक एक करना बताना शुरू कर दूं। सर्किट डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मैं बता दूं। जैसे कि अगर कुछ इस तरह का क्या कहते हैं कुछ बना हुआ है, कुछ इस तरह का, मैं एक एक बना दे रहा हूं, कुछ इस तरह का, हाँ, तो इसे बोलते हैं प्लग की। क्या बोलते हैं? प्लग की। अरे जो प्लग लगाने वाला होता है उसे प्लग की बोलते हैं। दूसरा, अगर इस तरह का कहीं बना हुआ है ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस, तो इसे बोलेंगे सेल। और अगर ये कई सारे लगे हुए हैं, अगर ये कई सारे लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बैटरी। ये क्या हो जाएगा? बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब कई सारे लगे होंगे तो इसे बैटरी बोल देते हैं। दूसरी चीज और क्या हो सकती है, तो और मैं बता दूंगा आपको। कहीं अगर ऐसे लगा हुआ है, तो ये हो गया अमीटर। ये हो गया अमीटर तुम्हारा, अमीटर। और अगर कहीं ऐसे लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहेंगे। और क्या हो सकता है तुम्हारा, अगर कहीं ऐसे लगा हुआ है, तो इसे रेजिस्टेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोला जाएगा। समझ गए? और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहीं अगर ऐसा इस तरह का जाकर के ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो इसे बल्ब बोल देते हैं। बस, ज्यादा इसमें नहीं है, ये ज्यादा वो नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ चलते हैं और सीखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम सीखने जा रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं फटाफट। आप लोग सोच रहे होगे सर कब तक क्लास खत्म होगी? क्लास तो नहीं खत्म होगी, क्लास तो चलेगी लंबी जब तक चैप्टर ना खत्म हो जाए। आइए बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, एक एक चीज को समझेंगे। ओम्स लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ क्या होता है आइए बताते हैं। लिखा हुआ है ए फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, आइए लिख देते हैं इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, डाल दीजिए आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फिजिकल क्या लिखा हुआ? फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, स्टेट of a conductor, a physical state of a conductor, a physical state of a conductor like length, temperature and pressure, like ऐसे सेम लिखना एकदम डिक्टो, like length, temperature, pressure remain unchanged, क्या ये pressure remain unchanged, then current flowing in a conductor remain unchanged, remain unchanged in a conductor, in a conductor flowing through current, flowing through current is directly proportional to the
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द proportional to the potential difference जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे। सर कहते हो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूं। अभी देखो मैं बताता हूं। कहने का मतलब ये है, कोई एक ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें इधर से अगर हम करंट दे तो इधर से करंट दे, मतलब क्या कहते हैं, कोई वोल्टेज, तो उसका करंट का मतलब क्या कहते हैं, उस मटेरियल पे, उस कंडक्टर पे कोई फर्क ना पड़े, वो अनरिमेन चेंज रहे। जैसे कहने का मतलब इसकी लेंथ कोई फर्क ना पड़े, इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क ना पड़े, इसके प्रेशर पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसी को क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे। कैसे होता, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी करंट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटेगा, ये काम होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब यहां से अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो रखते नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, तो लेकिन इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो लगा देंगे R। तो ये R क्या है, R यहाँ पे क्या है, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस। यही फॉर्मूला याद रखना, ओम्स लॉ, ये डेफिनेशन लिखो, ये इतना लिख दो, आपको ओम्स लॉ कंफर्म है, ऐसे लिख देना, वेयर R इज अ रेजिस्टेंस। अभी पीछे मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था, रेजिस्टेंस वही चीज है, रुकावट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, रुकावट, कि किस मटेरियल में, किस कंडक्टर में कितनी ज्यादा तेज करंट फ्लो होगा, उसी को हम मेजर कर पाते हैं रेजिस्टेंस की वजह से। मेजर क्या कर पाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस हमें दिखाएगा क्या कितना होगा। जो कोई अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, और अगर क्या कहते हैं, कम अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मसला ये है, हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था एल्यूमिनियम और कॉपर का। शादी ब्याह में जनरेटर देखा होगा, गाँव में मतलब जनरेटर होता है, इतना बड़ा सा होता है, इंजन टाइप का, ऐसे पकड़ा, धक स्टार्ट किया, कंप्रेसर गिरा दिया, फिर धक 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 लाइट, वो बड़े बड़े ट्यूबलाइट वाले रॉड लगा देते हैं। देखो घर यहाँ बड़ा टिका था, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी खेत में बढ़िया लाएगा, रोटोवेटर से जोत देगा, आराम से वहीं पे लगा देगा, वहीं पे क्या कहते हैं, बरातियों के लिए बढ़िया डालेगा, आराम से रहेगा। मसला जानते हो क्या होता है उसमें, मसला जानते हो क्या होता है, वहां जो वायर यूज करते हैं वो यूज करते हैं एल्यूमिनियम वायर। रीजन बिहाइंड दैट, एल्यूमिनियम वायर जो होता है वो बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी में आता है देन कंपेयर टू कॉपर से। कॉपर से सस्ता आता है, और ऊपर से इतनी दूरी के लिए इतना ज्यादा कॉपर वायर खरीदेगा, जनरेटर मालिक दग जाएगा बेचारा। समझे कि नहीं समझे। और दूसरी बात, वहां पे सब तार वार चोरी कर लेता है, काट वाट लेता है, तो इसलिए कहता है चलो एल्यूमिनियम लगा दो। अब एल्यूमिनियम इतना अच्छा देता नहीं है, लेकिन वही थोड़ा बहुत लाइट वाइट हो जाए, उजाला हो जाए, रसगुल्ला खा रहे हैं, पीली वाली मिठाई खा रहे हैं कि लाल वाली, वो दिखाई पड़ जाए, बस बात खत्म है बाराती में। और का सबसे ज्यादा दिक्कत तो होता है वहां पे, एल्यूमिनियम वायर होता है, उसको डाल दिया, 10 जगह से कटा होता है, बाराती झंझन झंझम नाच रहा है, हाथ लग गया वहीं पे ये करना शुरू कर दिया, हो गई मार। और ज्यादातर यही होता है, बिया हो मार ना हो बेकार है। खैर वो सब छोड़ो, ये आगे आर क्या है तुम्हारा, वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, करंट भी यहां से निकाला जा सकता है। तो करंट अगर यहां से निकालोगे तो इस तरह से हो जाए, जैसे V इक्वल्स टू आई आर है, V इक्वल्स टू आई आर अगर है, तो अगर यहां से I निकालो तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो। तो इन दोनों को ध्यान रखना, बस मसला खत्म है, इससे ज्यादा नहीं। और इसकी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो लिख लीजिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा चीज हम देखेंगे, क्या कहते हैं वो देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट देख लेते हैं। आइए चलिए बता देते हैं आपको। लिखा है इफेक्ट, क्या लिखा हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस। चलिए कर देते हैं इसमें। आइए अब इसमें ये क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो जल्दी इरेज नहीं होता, मैं क्या बताऊं, ठंड की वजह से ये मसला, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग फटाफट। ये हो गया होगा तुम्हारा। आगे बात करते हैं और देखते हैं।
चलिए आगे बात कर ले। यहाँ पे एक तो इरेज नहीं होता सच में, दिल से मैं क्या बताऊं यार, मतलब पता नहीं क्या बात है, हमें लगता है व्हाइट बोर्ड में कोई कमी आ गई है, ये क्या हो गया है। तुम लोग उतना सपोर्ट नहीं दिखाते, वरना डिजिटल बोर्ड ले ले हम। फिलहाल नहीं तुम लोग साथ देते हो, ये गलत बात मैं बोल रहा हूँ। आप लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बहुत एफर्ट मारते हैं मेरे लिए, मेरी वीडियोस को शेयर भी करते हैं, और थैंक यू इसके लिए। आप लोग बढ़िया एफर्ट मारते हो, इसमें अच्छी बात है। बात ये होती है ना, हमें भी तब करेज मिलता है कि आप लोग जब क्या कहते हैं वीडियो शेयर होती है, ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, तो हमें भी करेज मिलता है कि हाँ चलो लड़के देख रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हमारा भी दिल करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ करने का। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, इसको मैं बता दूं, समझ लो थोड़ा सा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है तुम्हारा, और समझाते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है, फॉर्मूला अभी तुमने देखा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें I और R का रिलेशन ये है कि अगर I को बढ़ाया, अगर करंट ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा 100%, अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम होगा। यही रिलेशन है। यानी अगर किसी वायर में अगर करंट ज्यादा आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम है। किसी भी वायर में प्रभु जुकाम हो गया, तुम्हारे लिए क्या ना करना पड़े मुझे, समझ गए। किसी भी वायर में अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है। बस इतना सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का मसला देखते हैं। अब आगे है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट। कहते हो सर अलग से देखो, अभी जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनके न्यूमेरिकल करते हैं। चलो आगे हम एक साथ पूरा न्यूमेरिकल देखेंगे ही देखेंगे। आगे लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, लिखा क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट is 0.5 omega. What is the maximum? What is the maximum current that can be obtained by this cell, obtained by this cell, obtained by this cell। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, आइए निकाल देते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा क्या, V इक्वल्स टू आई आर वाला, V इक्वल्स टू आई आर वाला। सबसे पहले गिवन देख लो क्या लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी R दे रखा है, गिवन कर लिया हमने। R कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट। सॉरी 1.5 वोल्ट, ये तो वोल्ट आ गया, ये है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओमेगा। भाई साइन से पहचान लेना, मेरे से भी गलती हो जाती है। ये साइन किसका है, ओमेगा का है, यानी ये रेजिस्टेंस है तुम्हारा। फिर उसके बाद में ये 1.5 वोल्ट यानी ये V है, तो 1.5 वोल्ट ये V मिल गया तुम्हारा। तो निकालना क्या है तुम्हारा, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट यानी I निकालना, तो I के लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना है तुम्हारा, तो 1.5, I कितना है तुम्हारा, तो V कितना है, हाँ 0.5 है। I तुम्हारा नहीं पता तो I ऐसे ही छोड़ दो। R कितना तुम्हारा, तो 0.5। अब I निकालोगे तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन में इसके नीचे आ जाएगा ना ये, तो 0.5 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 से इसको काट दिया, 3 एम्पियर का करंट आ गया तुम्हारा। कितने का आ गया, 3 एम्पियर का करंट आ गया। बस मसला खत्म, नोट कर लो फट से, ये तुम्हारा हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट कर लेंगे इसको आराम से। कॉन्सेप्ट सीखना है ना, जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं पूरा चैप्टर, इसीलिए तो इसका नाम रखा है तांडव। तांडव करेंगे हम, तांडव।
होगा मौत का तांडव। सॉरी किसकी मौत? इस चैप्टर की मौत कर देंगे हम आज, अंत कर देंगे इसका, समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, अब अगली चीज जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम बात कर लेते हैं। किन किन चीजों पे हम बात करेंगे? 4 चीजों पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 4 चीजों पे। हेडिंग डाल दीजिए फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये आपकी हेडिंग है। कैसे करना है इसमें, और थोड़ा सा पानी पिला दे, आपको समझाते हैं। 4 चीजों पे हम बात करेंगे, बस 4 चीजों पे। उन 4 चीजों पे मसला हो जाए, बस बात खत्म है हमारी। ठीक है, 4 चीजों पे टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, समझ गए? हाँ आ जाओ। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? फर्स्ट फैक्टर हम ले लेते हैं, पहला लिखा हुआ लेंथ। फर्स्ट फैक्टर लेंथ, सेकंड फैक्टर इज एरिया, थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर है क्या? मटीरियल, फोर्थ वन इज टेम्परेचर, बस इन चारों चीजों पे देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा करंट पे, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। कोई लेंथ, अब क्वेश्चन क्या है इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है कि लेंथ बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली ये है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है। ये कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। अगर किसी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन रहेगा इंक्रीज, ऑप्शन डिक्रीज, ऑप्शन रहेगा फर्स्ट इंक्रीज देन आफ्टर डिक्रीज, ऑप्शन फोर्थ रहेगा नन ऑफ दीज। तो आपको कौन सा लग रहा है? जो लग रहा है आप बताइए, जो सही लगे। बाकी हम यहाँ सिखाते हैं, बाकी आप लोग शेयर और कर दो, अच्छे से मजा आ जाए। इस बार आग लगा देनी है, तांडव मचा देना एकदम से। चलिए देखिए, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला चीज है आपका लेंथ। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ का मसला क्या है, तो मैं बता दूं। लेंथ जो होता है वो क्या होता है, एक एक फैक्टर लिखता चल रहा हूं। जो लेंथ होगा वो रेजिस्टेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लेंथ जो होगा रेजिस्टेंस के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां लग गया, इसका मतलब ये होगा कि एक बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लेंथ को कम किया तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, दोनों एक साथ। सर समझ नहीं आ रहा, आओ मैं समझाता हूं। मान लो ये क्या कहते हैं, मेरे पास कोई एक वायर है, ये कोई वायर है, मान लो ये कोई मेटालिक रॉड है। अगर हम यहाँ करंट दें तो इस कोने पे करंट आएगा कि नहीं आएगा? कहते हो सर बिल्कुल आएगा। आप मानो मैंने यहाँ पे करंट दिया 12 बजकर, मतलब टाइम तो बहुत ही फास्ट होता है इसका, वैसे कुछ नहीं। मान लो हमने जैसे इधर तुरंत दिया, क्या तुरंत आ जाएगा? तो कहते हो हाँ सर तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये बताओ, क्या जितना करंट इधर देंगे क्या उतना ही करंट इधर आएगा? उतना ही करंट इधर आएगा? तो हाँ शायद कुछ कम आए इधर से, माने करंट तो आएगा। अब कहने का मतलब ये है क्यों, क्योंकि इतनी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी जब कोई लेंथ बढ़ जाती है तो करंट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, इस वजह से उसमें रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। यानी अक्सर देखा होगा, मैं आपको बता दूं, फिर से वही बात बता दें, गांव ब्याह में जो शादी होती है जनरेटर होता है, तो अगर बारात ज्यादा दूर टिकानी है, अगर जैसे बारात ज्यादा दूर पे रुकी हुई है, तो वहां पे क्या होता है, 2 जनरेटर लगाया जाए, बारात के लिए अलग, घर के लिए अलग, जयमाल मंडप के लिए अलग, 3-3 जनरेटर, 4-4 जनरेटर चलाने पड़ेंगे। वरना अगर एक जनरेटर से अगर सप्लाई देनी पड़े, मान लो क्या कहते हैं 500 मीटर दूर सप्लाई देनी एक जनरेटर से, तो पहले तो एल्यूमिनियम वायर यूज करते, और यहां से उसको अगर स्टार्ट कर दिया वहां पे, तो यहां से करंट तो जाएगा, जाहिर सी बात है, पर जनरेटर पे बहुत लोड पड़ेगा। वहां पर जितने रॉड जिस इंटेंसिटी में जलने चाहिए थे, पूरे एकदम भगभगा हुआ तरीके से, वहां दुख 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 एकदम
नॉर्मल सा जलेगा, ऐसे दुक 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 करता रहेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ से नहीं जल पाएगा। यानी किसी भी वायर की अगर लेंथ बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट में रुकावट आ जाएगी। अभी हमने कहा था कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस यानी कम है, और अगर करंट कम हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस उसे रोक रहा है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया इसीलिए करंट रुक रहा है। समझ आ गया होगा। यानी आपसे अगर आप पूछे जाए किसी वायर की लेंथ को अगर हम बढ़ा दें, किसी वायर की लेंथ को अगर हम बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाएगा, करंट इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसीलिए जब ज्यादा दूर पे बारात टिकाई जाती है तो जनरेटर दो गो लगाए जाते हैं, एक बीच में एक यहाँ पे, ताकि बारात का जनरेटर बारात देख लेगा, मंडप का जनरेटर मंडप, बाकी घर वाला घर पे देख लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये फंक्शन था इसका। बस आगे ये जान लिया। अब अगला चीज है एरिया का। एरिया का क्या फंक्शन होता है? तो एरिया का फंक्शन समझो। एरिया का फंक्शन होता है, एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जो होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया घटाया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस का मतलब बस इतना ही है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है। हिंदी में इसे प्रतिरोध बोलते हैं, याद रखना। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे प्रतिरोध बोलते हैं, बस और कुछ नहीं। अब देखो इसको कैसे काम करते हैं, तो आप खुद सोचो। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके घर में कूलर या फ्रिज या फिर एसी लगा होगा, तो आपने देखा होगा उसका जो वायर होता है, उसकी जो सप्लाई वायर होती है वो इतना मोटा वायर होता है, ये पेन जितना। एसी ओसी में देखो ये मार्कर जितना मोटा है ना मेरा, इतने मोटे मोटे वायर आए होते हैं। आप खुद सोचो वो वायर इतना मोटा क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा करंट चाहिए होता है, तो वायर ज्यादा मोटा कर दिया तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएगा। समझे कि नहीं समझे? आओ समझाते हैं तुमको। मान लो ये तुम्हारे पास वायर है, एक ही ये वायर है जो कि इतना मोटा है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आराम से जा रहे हैं, आराम से इससे एप्लीकेशन चल रहा है। लेकिन अगला वायर सेम इधर है, ये इतना पतला है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये मैं ऐसे ही शो कर दे रहा हूं। अब दोनों में फर्क देखो, यहां इन दोनों वायर से ही चलाना एसी है, मतलब तगड़ा एप्लीकेशन चलाना है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। नॉर्मल फोन चार्ज करना है, एकदम पतला सा तार आता है, जोड़ लिया, आराम से चल रहा है, बढ़िया आराम से फोन चार्ज हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वही पतला तार तुम एसी से जोड़ दोगे, फटफटा के जल जाएगा। कई बार देखते हो पूरी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम इंटेंसिटी का वायर होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं। अब क्या होगा आप खुद सोचो, ये मोटा वायर है, अब इसको सामने यहाँ पे कोई एप्लीकेंस लगा हुआ है, इस जगह पे ऐसे ऐसे, ये मान लो एसी लगा हुआ है आपका, और यहां पर भी वैसा ही एसी लगा हुआ है। अब इसको चलाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो करंट तो आपने यहां से भर के दे दिया, अब इसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, तो पहला क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर से दौड़ेंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो कंडीशन है जितने पहुंच पाएंगे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाएगा वायर क्या करेगा, नहीं हम आ पाएगा, ऐसे ऐसे चलेंगे, एक को धक्का मारेगा, भग से फट गया, क्या होगा, वायर फट जाएगा। वायर फटने का मतलब क्या, वायर जल जाएगा, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, धक 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 धक, पूरी वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये मोटका सा होगा, मोटा सा भर के कॉपर अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन झमाझम जा रहे, कोई रोकी टोक नहीं है। यानी किसी भी वायर का एरिया अगर बढ़ा दो, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दो, तो उसमें रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। यानी इसीलिए कहते हैं कि जब वायर जो लगाया जाता है उसमें जब वायर खरीदने जाओ तो बताता है ये इतने एमएम का वायर है, ये क्या कहते हैं 10 रुपए मीटर, ये उससे मोटा वायर एमएम में आता है वायर, तो ये 20 रुपए मीटर, 25 रुपए मीटर। आप नोटिस करना घर पे, गारंटी दे रहा हूं, एसी, कूलर और फ्रिज, इन तीनों का वायर देखिएगा, छू मत लेना, दूर से ही देखिएगा, इनका वायर मोटका मोटका सा होगा। और जो चार्जर वार्जर का वायर होता है ये सब नॉर्मली सब होता है, देखो एकदम पतला पतला सा लगा होता है। समझ गए? तो यानी ज्यादा करंट देने के लिए, यानी कहने का मतलब अब समझ आ गया होगा, अगर किसी चीज का एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, यानी उसमें रुकावट नहीं आएगी। और अगर तुमने क्या कहते हैं एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से तार का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तुमने। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जानते हैं कि क्या होता है ये। अगला चीज लिखा मटेरियल, क्या लिखा हुआ है, मटेरियल। तो मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल में भी अगर मैं बात करूं तो मटेरियल का भी जो होता है वो भी मसला जो होता है वो क्या होता है, इसको समझ लो आराम से। ये जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मटेरियल अच्छा है, मैं मटेरियल को गुड और बैड से कंपेयर कर सकता हूं, यहाँ पे आर है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मटेरियल गुड है, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का, ऊपर बढ़ाया तो मतलब अच्छी क्वालिटी का है, तो ये क्या कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो इसको, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/m कर दो मटेरियल m के लिए।
अगर मटेरियल अच्छा है यानी ऊपर के शो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, इसका मतलब मटेरियल अच्छा है, तो रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, कम होगा। और अगर मटेरियल खराब है तो रेजिस्टेंस भी क्या कहते हैं, वो मटेरियल खराब है तो रेजिस्टेंस इधर बढ़ जाएगा। बस कह दो सर समझ नहीं आ रहा, और समझाते हैं आपको। मटेरियल कहने का मतलब ये है कि आप जो वायर ले रहे हो, जैसे आपने कॉपर का लिया तो कॉपर का मटेरियल देन कंपेयर टू एल्यूमिनियम अच्छा होगा, तो कॉपर में रेजिस्टेंस होगा लेकिन एल्यूमिनियम के मुकाबले कम होगा, एल्यूमिनियम के मुकाबले कम होगा। यानी आपने मटेरियल अच्छा ले लिया, तो मटेरियल अच्छा ले लिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर मटेरियल खराब ले लिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी रुकावट बढ़ गई। ऐसे करंट तो लोहे में भी आता है, तो लोहे के तार क्यों ना बना दे, वो तो और सस्ता पड़ेगा। तो बाबू उसमें करंट तो आएगा लेकिन वो करंट की तरह नहीं, उसका रेजिस्टेंस, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, हम उससे अप्लायंसेस चलाना चाहे नहीं चला पाएंगे। आप समझना, जब मार्केट में पंखा खरीदने जाओ तो वहां ये जो छत वाला पंखा होता है, सीलिंग फैन बोलते हैं जिसे, इसमें जाओ खरीदने तो बीचवा में जो गोल गोल रखा रहता लट्टू जैसा, कटोरा जैसा, वो कटोरा खोलोगे उसके अंदर क्या भरा हुआ, कॉइल भरी हुई, कॉपर कॉइल। तो वहां 2-3 टाइप का पंखा आता है, आपसे कहेगा भैया ये 700 वाला है, ये 1200 वाला है, 1500 वाला है। तुम कहोगे साला पंखा तो दोनों ही है, पंखा तो दोनों ही है, ये 700 का है, ये 1200 का क्या, कह दो सर अच्छी क्वालिटी, तो क्वालिटी में फर्क क्या है। तो जो 700-800 का पंखा मिल रहा है, 1000 का पंखा मिल रहा है, उसमें क्या कॉइल भरी है, उसमें एल्यूमिनियम कॉइल भरी है। एल्यूमिनियम कॉइल लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। दूसरा चीज, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा तब वो चलेगा, और उसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा। और वही कॉपर एल्यूमिनियम से अच्छा होता है तो और अच्छा हो जाएगा। बस ये फर्क होता है, यानी मटेरियल का फर्क अच्छा है कि अगर मटेरियल ज्यादा अच्छा लिया है तो ये हो जाएगा। अब अगली बारी आती है किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर पे अगर बात करें तो टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर का मतलब है अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब कोई वायर जो है, हम आपको बताते हैं, कोई वायर जो है और अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है। आप अभी जैसे मैंने बताया एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, उसमें उसमें जाना चाहिए कम इलेक्ट्रॉन, आप दे रहे हो उसको भर के इलेक्ट्रॉन, जाना चाहिए कम इलेक्ट्रॉन, दे रहे हो उसमें भर के इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसको गर्म होना शुरू कर देगा, और जब गर्म होना शुरू कर देगा तो उससे क्या करेगा, क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बस इतना सा था, आपको चारों चीजें हमने समझा दी। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझ लो। क्या था, इन दोनों को मिला के, इन दोनों इक्वेशन नंबर 1, इनको अगर मैं अलग अलग लिख दूं यहाँ पे, तो इनको ऐसे लिख सकता हूं, आराम से समझ लो। अब ये इरेज नहीं होगा, लिख दिया इतना, इरेज नहीं होगा, वही लगेगा। पहला क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दूसरा था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल/a, एल/a आ जाएगा। क्या सही है, बिल्कुल। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लग जाएगा आपका, तो वो लग जाएगा ये रो, क्या लग जाएगा, रो एल/a, यानी ऐसे आ जाएगा तुम्हारा आर इज इक्वल टू रो L/a, where रो इज रेजिस्टिविटी। इतना कह सकते हो ये रेजिस्टेंस का बड़ा भाई है, ये क्या है, रेजिस्टेंस का बड़ा भाई है। बस इतना सा समझो, ये रेजिस्टिविटी है, आप मसला खत्म है। इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, तो इसका यूनिट होगा रो सेंटीमीटर होगा, मतलब ऐसे ये ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। बस इतना सा है इसमें। अब चलिए इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं प्यारा सा अच्छा सा, और इसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, पहले अब इरेज तो हो जाए, वो अच्छी बात नहीं हो तो रहा है यार। चलिए आप लोगों को समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। इरेज तो हो जा रहा है, अच्छी ये बात है ना। इरेज नहीं होता तब दिल धक 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 करता है कि भाई इरेज हो जा, इरेज हो जा, इरेज हो जा, समझ गए। आइए बढ़ चलते हैं आगे। देख तो सर बनाओ यार, सर बनाओ, अभी तो बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है। अभी तो ये हुआ है, अभी तो पैरेलल सीरीज वाला सब बाकी ही पड़ा है, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है अभी चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, यहीं से करवा दे रहा हूँ यार, समझा दूंगा मैं। लिखिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स।
अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है, तो ये सीधा रजिस्टर क्या होता है, तो अभी जो मैंने रजिस्टर्स बताया जैसे समझना, एक ये सर्किट है, इसमें ये जो ऐसे बना होगा, ऐसे इस तरह का कुछ शो होगा, तो इसी को रजिस्टर्स बोलेंगे। या जैसे यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया है, इंटेंसिटी का इस पे दे दिया 4 ओम 5 ओम, ये इनको इसी तरह डिनोट करेंगे। बस मसला ये है, सीधा वो समझते हैं कि ये होता क्या है। तो लिखेंगे रजिस्टर्स, देयर आर टू टाइप्स, लिखोगे क्या, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते, कौन कौन सा होता, तो फर्स्ट वन पैरेलल रेजिस्टेंस, दूसरा सीरीज। फर्स्ट वन इज पैरेलल रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज सीरीज रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज सीरीज। फर्स्ट वन इज पैरेलल, सेकंड वन इज सीरीज रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन पैरेलल रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज सीरीज रेजिस्टेंस। कैसे इसका काम बनेगा, इसका आओ देख लेते हैं। सारी चीजों को समझेंगे, ज्यादा इस पे हम उतना नहीं करेंगे। जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उनमें क्या है, पहले सीरीज समझ लो, सीरीज आओ समझा देते हैं पहले। सीरीज कैसे होता है, तो कोई भी दोनों का फॉर्मूला समझा दे रहे हो, इधर करा दे रहे सीरीज, और इस तरफ करा देते हैं पैरेलल। कैसे करा दे रहे हैं, पैरेलल। तो देखो सीरीज कैसे होगा, तो मान लो ये कोई एक सर्किट है, सर्किट कैसे बनती है और बना दे रहा हूं। ये लगा दी बैटरी, यहाँ पे लगा दिया हमने ऐसे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। ये नीचे बैटरी लगी हुई है जो कि V लगा दिया यहाँ पे। बस ये एक रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो R1 है, ये R2 है और ये R3 है। बस इतना सा है इधर। और ये अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा सीरीज का मसला है। इधर इसको हटा दे, सीरीज तो लिखा ही है इधर, ये सीरीज का है। इधर पैरेलल हटा दूं यहाँ से और उधर पैरेलल लिख दिया, तो ये सीरीज का हो गया मसला, बस बात खत्म है। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। कंबाइंड रेजिस्टेंस का निकालने का क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। इसका मतलब क्या होता है सर, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज आपको निकालना रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध का संयोजन प्रतिरोध जो है, संयोजन प्रतिरोध और समांतर प्रतिरोध ऐसे इस तरह का है हिंदी में अगर कहे तो इसे। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 RN तक जाएगा, यानी जितने भी हो आप लगा दो, एक सीधी लाइन में ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा, रजिस्टर, उसमें सीरीज में आ जाएगा। पैरेलल में कैसे होगा, तो पैरेलल में इस तरह का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक वो सर्किट है, मैं सर्किट बना दूं, अगर पहले ये बना दे रहा हूं ऐसे। ये ऐसे, ये इस तरह का अगर कोई क्या कहते बना हुआ है, ये सर्किट कैसे कंप्लीट होगा, तो यहां से ये आपका एक सेल लगा हुआ है कुछ इस तरह का, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर V वोल्ट लिखा हुआ है, दिखाई तो पड़ रहा होगा नीचे, उम्मीद करते हैं। और तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, इस पे ये इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो और इसे R3 मान लो। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का कैसे फॉर्मूला होता है, तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो ये 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो। फिर इसको नोट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको तगड़े तगड़े लेकर के कि पहचानोगे कैसे इन रजिस्टर्स को पहचानोगे कैसे, आप समझ गए। आप इनको नोट कर लो, ये तुम्हारा कौन सा है, ये पैरेलल का है, सॉरी ये सीरीज वाला है, और इस तरफ कौन सा है, ये पैरेलल का है। फिर हम आपको समझाते हैं आप पहचानोगे कैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं आएगा। ये समझाने का तरीका था, हमने आपको समझा दिया और बता दिया, समझ गए आप, उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। चलिए हटा दें इनको, तो हटा दे रहे हैं, आराम से समझिएगा इसको। चलिए देखते हैं इसको। अब इस पे कैसे, तो मैं कुछ आपको क्या कहते हैं, आपको फिगर बनाऊंगा, आपको पहचानना रहेगा कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज में है।
ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार दीजिए, नोट कर लीजिए। और मैं एक बात ये भी बता दे रहा हूँ, कुछ लड़के जानते हो क्या करते हैं, बात बात पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कहते बाद में लिखूंगा। बाबू वो वक्त बाद में आएगा नहीं, और बाद में तुम्हारे पास पछताने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। तो बेहतर हो तो नोट करते चलो। अगर लाइव चल रहा है तो वीडियो अच्छे से देख लो, बाद में जाकर के क्या कर देना, इसको नोट कर लेना, नोट बना लेना इसको, समझ गए। हाँ चलिए, इरेज कर दे रहे हैं हम पूरा सा। तुम सोचो हमको कितना दिक्कत होता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, फिर भी ये इरेज नहीं हो रहा, क्या ही बताएं हम इस पे। चलिए, ये कर दिया हमने काम तमाम, कर दिया हमने काम तमाम, ये हो गया मसला खत्म। अब आगे हम चलिए कुछ फिगर बनाते हैं और उस फिगर्स को हम समझते हैं। रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं सीधा मतलब है क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन टू एंड सर्किट डिफरेंट, ये पूछा नहीं जाता है वैसे तो हम क्यों बताएं, हम फिगर्स को टैकल कर लेते हैं। कुछ फिगर्स हैं, हम सबसे पहले फिगर्स आपको बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, आप लोग आइडिया लगा लीजिए क्या होगा कैसे होगा। जैसे एक फिगर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऐसे और है, फिर यहाँ से ऐसे जा करके ऐसे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितना है तुम्हारा C है, ये तुम्हारा पॉइंट A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, ये कितना है 2 ओम है। यहाँ पे सॉरी ये मत लिखो, ये सब नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं बस इतना सा है। और इसमें क्या कहते हैं, वो इनकम्प्लीट सर्किट है क्योंकि वो भी दिया नहीं है, तो आपसे मैं इतना पूछ रहा हूँ कि इसमें बता दो ये सीरीज है या पैरेलल है, आप बता दो तो कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं निकालना कैसे, आप लोग समझ लो। A to B यानी A से लेके B तक क्या होगा, इसे नाम दे सकता हूं, इसे R1, इसे R2, इसे R3, इसे R4, इसे R5, तो नाम दे सकता हूं। ये दोनों क्या होंगे A to B, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये जो निकलेगा वो तुम्हारा निकलेगा R1 प्लस R2, ये जो है तुम्हारा, ये क्या निकलेगा तुम्हारा R इक्वल टू R1 प्लस R2 निकल जाएगा, यानी ये तुम्हारा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। फिर उसके बाद में अच्छा दोनों का कंबाइन कैसे निकालेंगे, तो ये तीन किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में, पहले समझो गौर से, यानी B2C ये किसमें है, तो ये पैरेलल में है, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका 1 में R इक्वल टू निकलेगा 1 में R3 प्लस 1 में R4 प्लस 1 में R5 निकलेगा। अब ये आ जाए तो इसका मान लो आया x, इसका मान लो आया y। सॉल्व करने पे अगर मान लो कोई नंबर लिया होता तो पक्का कोई ना कोई डाटा निकलता, तो हमने मान लिया कि इसको सॉल्व करने पे आया x, इसको सॉल्व करने पे आया y। तो अब हमको निकालना पूरे अक्रॉस सर्किट है, तो पूरे सर्किट में तब हम लिखेंगे A to C, मतलब यहाँ A से B फिर B से C, और अगर पूरा निकाले तो पूरा निकलेगा A to C, यानी A से लेकर C तक A to C। तो A to C कितना हो जाएगा, तो A to C हो जाएगा, तो ये A to B वाला और B to C वाला ऐड कर दो, यानी x प्लस वाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x प्लस वाई का मतलब ये कि इसको निकाल के जो आए यहाँ पे, इसको निकाल के जो आए यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा फाइनल आ जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों ही किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो उम्मीद करते ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक दो और समझ लो, मैं फिगर समझा दूं आपको पहले, फिर उसके बाद में इस पे बैठ के इस पे अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं हम, अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे इस पे, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है, समझ गए। चलिए एक दो फिगर और ले लेते हैं, वो भी समझा दे रहे हैं आपको, आप लोग आराम से समझ जाओगे तो अच्छी बात है। एक दो फिगर और ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन समझ लो आप लोग, क्या कहते हैं इनको, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 4 2 6 2 1 3, और फिर उसके बाद में तो सीरीज कर लिया, एक ये है। चलिए देखिए, ये है, और फिर उसके बाद में ये कौन सा है, 3 का है, 3 का, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/3 1/6, और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा
2। ठीक है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस जगह पे। मैं भी क्वेश्चन से नहीं करा रहा हूं, आपको बस समझा रहा हूं। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी इरेज कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा यहां से ऐसे, ये यहां पे ये लगा हुआ, ये चीज यहां पे ये लगा हुआ, यहां पे एक लगा हुआ, यहां पे एक लगा हुआ। ये आपके पास 4 आ गए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं ना। नेमिंग कर दे रहा हूं सबकी, और कैसे निकालेंगे इन सबको मैं बता दे रहा हूं। बाद में ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट आपको पहले समझा रहा हूं कि ये होंगे कैसे। इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम दे दिया R3, इसका नाम दे दिया R4, इसका नाम दे दिया R5। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। तो सबसे पहले एक बात समझो, ये देखो जो एक लाइन में हो वो सीरीज है, जो एक लाइन में हो वो सीरीज है। तो इसको अगर तुम तोड़ के ऐसे खड़ा करो, अगर ऐसे तोड़ के ऐसे स्ट्रेच कर दो, तो ये एक सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी, जहां पे एक रेजिस्टेंस यहां आ जाएगा और अगला रेजिस्टेंस कहीं यहां आ जाएगा, R1 R2। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो पहला चीज निकल जाएगा तुम्हारा R, वो निकल जाएगा R1 प्लस R2, ये किस में होंगे, सीरीज में। और सीरीज में नॉर्मली प्लस कर दिया जाता है, ऐसे 1 2 रख के, एक ये। फिर R3 R4 कैसे होंगे, तो ये भी एक ही लाइन में, इनको सीधा करोगे एक लाइन में तो सीरीज में, यानी ये भी R कितना आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा R3 प्लस R4 आ जाएगा, ये आ जाएगा R4 आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने RX माना है, इसको RY माना है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। अब ये दोनों किस में होंगे, क्योंकि हमें तो कंबाइंड का निकालना, तो अब ये दोनों पैरेलल में होंगे। तुम खुद सोचो, इसको तोड़ के ऊपर कर दिया, इसको तोड़ के नीचे लगा देंगे, कुछ इस तरह का, इस तरह का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल ही तो हो जाएंगे ऐसे। और जब पैरेलल हो जाएंगे तो फिर इनके लिए फॉर्मूला, यानी RZ अगर निकालेंगे हम RZ, तो इनको और इनको ऐसे लिख देंगे, क्या, RX प्लस 1/RY, इनको कर देंगे तो ये तुम्हारा इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक ये भी तो बचा है, तो अब ये पूरा एक लाइन में हो गया। तो ये इसका यानी RZ और ये जो R5 है ये किस में हो जाएगा, तो अगला रेजिस्टेंस निकालोगे वो हो जाएगा RZ प्लस R5 हो जाएगा। कुछ इस तरह का आएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो सर समझ कुछ नहीं आ रहा सर, क्या कर रहे हो आप? तो हमने कहा कोई बात नहीं, मत समझो, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं, अब समझ आ जाएगा तुम लोगों को। चलो छोड़ो, हम आपको सिर्फ फिगर समझा रहे थे बाबू, अगर नहीं समझ आया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम अब क्वेश्चन लेकर समझाते हैं। या अगर समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अब क्वेश्चन लेकर समझाते हैं ना, कैसे नहीं आएगा यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए क्वेश्चन लेके करते हैं, आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आप निकालना शुरू कर दीजिए। लिखा हुआ फाइंड द रेजिस्टेंस, लिखा हुआ इन अ गिवन सर्किट। अच्छा, सब कुछ इसमें गिवन है। इन अ गिवन सर्किट a current of 1.5 एम्पियर in a given circuit। क्वेश्चन ये है, in a given circuit, in a given circuit a current is 0.5 एम्पियर, is 0.5 1.5 है, सॉरी बाबू, अब सब समझ आ जाएगा तुमको। 1.5 एम्पियर is flowing, फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला चीज फाइंड क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पहला चीज R निकालना है। अच्छा भैया, दूसरा चीज क्या निकालना है, दूसरा निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B। और क्या निकालना है, बस। चलिए सर्किट देख लेते हैं। सर्किट इनकी इस तरह की है कुछ, यहाँ पे A पॉइंट इन्होंने बोला है, यहाँ से ऐसे करंट चलता हुआ दिखाया है, फिर ऐसे एक रेजिस्टेंस दिया है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस दिया है, फिर तीसरा रेजिस्टेंस दिया है, तीसरा रेजिस्टेंस दिया है, और फिर उसके बाद में यहाँ क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। इस तरफ A लिखा हुआ है और इस तरफ B लिखा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या है तो मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ से जो करंट आई फ्लो हो रहा है ये कितना हो रहा है 1.5 एम्पियर हो रहा है, ये इन्होंने लिख दिया है। दूसरा चीज यहाँ से जो रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है 3R का। फिर दूसरा रेजिस्टेंस है तुम्हारा ओनली R का, यानी 1R कह सकते हो। यहाँ पे क्या कहते हैं 3R नहीं, मतलब ओमेगा लिखा हुआ, सॉरी R क्यों लिख रहा हूँ, ओमेगा लिख रहा हूँ, ओमेगा। यहाँ पे कितने का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्या कहते हैं 1 ओमेगा का। कितना है मैं देख लो एक बार, 4 3 2 2 यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 ओमेगा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा है और ये 4 ओमेगा है, बस इतना सा है। और यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज जो यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है वो 3 वोल्ट का लगा हुआ है, इस सर्किट में जो वोल्टेज लगा हुआ है 3 वोल्ट का लगा हुआ है, बस इतना सा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, सबसे पहले आर फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा तो आप खुद सोचो, ये तीनों किसमें है, आप ये देखो पहला दूसरा तीसरा, इसको नाम नेमिंग कर दो, R1 R2 ये R3, ये है किसमें तो एक लाइन में तो सीरीज में हो, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3 ओमेगा, R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा, R3 की वैल्यू कितनी है 4 ओमेगा। इन सबको ऐड कर दो तो 3 2 5 5 4 9 9 ओमेगा, तो आपका आंसर आ गया, यानी ये पहला आंसर आ गया, ये आ गया 9 ओमेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब दूसरा क्या निकाला, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है। तो हमने लिखा अच्छा V इक्वल्स टू आई कितना है तो 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो I की जगह लिख दिया 1.5 एम्पियर। और R की अगर बात करें तो R हमने निकाल लिया 9, आर हमने कितना निकाला 9, तो 9 कर दिया, 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 9 या 135 होता है, यानी 13.5 वोल्ट का तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कि ऐसा ही, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया। तो ये समझ आ गया होगा क्वेश्चंस। अब बताओ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, समझ आ गया ना। हाँ इसी तरह से अब चलो धीरे धीरे अभी लेवल अप करते हैं, धड़ल्ले से काम करेंगे। यही 3-4 चीजें निकालने को बोलता है, टोटल रेजिस्टेंस बोल देगा, टोटल करंट बोल देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देगा, करंट बोल देगा, कुछ भी निकालने को कह देगा, और हम तो निकाल लेंगे क्योंकि तुम लोग कहाँ हो, डीजे सर के पास हो, इसलिए डरना नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट, वन मैन आर्मी है हम, और हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं छोड़ सकते भाई। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है कोई मजाक चल रहा है क्या। चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, आइए इसकी प्रैक्टिस तो अच्छी करेंगे ही करेंगे हम, समझ गए। चलिए देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो का ही नाम तांडव है। फिर से लिखा है, एक सर्किट बनी हुई है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सर्किट कुछ इस तरह से है, सर्किट इधर बना दे रहा हूं बढ़िया प्यारा सा, और ये इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह का। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये कितना है तुम्हारा 10 ओम, यहाँ पे कितना है 20 ओमेगा, और ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ जिधर प्लस होता है उधर से करंट फ्लो होता है, जाहिर सी बात है। कितना कितना क्या है तो 10 20, और वोल्ट कितना है तो 15 वोल्ट का है। कितना है 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, निकालना है। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस between the end of 10 resistance, between the end of 10 resistance, तो between the end of 10 resistance, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला चीज निकालना है तुम्हें करंट, पहला करंट निकालना है, और दूसरा निकालना पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी। क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 अक्रॉस 10 ओम, अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस आपको क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए आराम से समझ लेते हैं इन चीजों को और इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे अगर मैं कहूं इसका नाम R1 कर दो, इसका नाम R2 कर दो, क्या होगा तो कह दो सर एक ही लाइन में है तो सीरीज लगेगा, यानी R लगा दो। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, R निकालोगे, R क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 की वैल्यू 10 ओमेगा प्लस R2 की वैल्यू 20 ओमेगा
मिला के आ गया 30 ओमेगा, ये तुम्हारा आ गया आर आ गया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, ये करंट निकालना है तुमको आई, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। और जब आई निकालोगे तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में आर। V कितना है तुम्हारा, तो V कितना है 15, तो लिख दिया 15। R कितना, तो अभी निकाला तुमने 30, तो इसको जब तुम काटोगे तो कितना हो जाएगा, पहले डेसिमल लगा दो फिर जीरो बढ़ा दो। अब जीरो से जीरो इसको 5 टाइम काट दिया तो 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का तुम्हारा करंट आ गया। यानी पहला चीज तुम्हारा मसला डन है। दूसरा क्या बोल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओमेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना 10 ओमेगा रिगार्डिंग, तो ये वाला फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर। तो V की वैल्यू हमें कहते सर V तो गिवन है, तो V बाबू ये जो गिवन है ये इसके और इसके लिए दोनों के लिए गिवन है, हमें सिर्फ 10 वोल्ट वाले के लिए निकालना, मतलब 10 रेजिस्टेंस वाले के लिए, ये जो रेजिस्टेंस 10 है ना इसके लिए निकालना है। तो हमने लिख दिया क्या, V I तो हमारा आ गया 0.5, तो हमने लिख दिया 0.5। R कितना है, तो R सिर्फ कह रहे हैं 10 ओम के रिगार्डिंग, तो हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 5 50, तो ये 5.0 वोल्ट, ये आपका क्या कहते हैं, ये आंसर आ गया। क्या ये सही है, तो बिल्कुल आराम से सही है ये। तो आपका ये क्या कहते हैं, आंसर आ गए। एकदम आसान से होते हैं, बहुत ही आसान से, आपको कुछ नहीं करना, आपको समझना है बस, आप अच्छे से समझ तो लो। चलिए इरेज कर दे रहे फटाक से, नोट कर लिया होगा इसको भी। धीरे धीरे अप करते चलेंगे लेवल को, धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्वेश्चंस को, लेवल को आराम से करते चलेंगे। आ जाइए आगे देखते हैं कितना बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। रेजिस्टेंस निकालना है, हाँ। इन फॉलोइंग द करंट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए टू सी। हाँ सिंपल, तो फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे निकालना, सर्किट आपके पास ये गिवन है, ये ये यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे A, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 ओमेगा, यहाँ पे होगा क्या कहते हैं 3.5 ओमेगा, और ये कितना गिवन है 2 ओमेगा, ये कितना है तुम्हारा 6 ओमेगा, ये कितना है तुम्हारा 6 ओमेगा, ये चीजें हैं। अब इस पे क्या निकालना, सिर्फ और सिर्फ निकालना है फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले A टू B निकाल लो, कहां से कहां तक निकाल लो, A टू B निकाल लो। A टू B निकालोगे तो ये दोनों किसमें है, सीरीज में ही तो है, ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अगर चाहो तो नेमिंग कर दो R1 R2, इसका नाम अपने आप से कर दो, इसका नाम R3, इसका नाम R4, इसका नाम R5 कर दो, बस बात खत्म। तो A टू B निकालोगे तो किसमें है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला आपका, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, बस दो ही है सीरीज में, क्योंकि यही दोनों एक लाइन में है, तो इन दोनों को एक लाइन में निकाल दो। कह दो सर ये भी तो है ना बाबू, ये अलग से है, तो इन दोनों A टू B निकालो भी तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R1 की वैल्यू 2 ओमेगा, R1 की वैल्यू 2 ओमेगा, R3 की कितनी 3.5 ओमेगा, मिला के कितना आ जाएगा 5.5 ओमेगा, 5.5 ओमेगा आ जाएगा। फिर आगे निकालना है B2C, B2C निकालना है। तो B2C निकालना है, तो अब ये देखो ऊपर नीचे है 1 2 3, तो ये पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला था, तो 1/R था, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/, आपका हो जाएगा क्या कहते हैं 1/R3 ये वाला, फिर प्लस 1/R4, फिर ये वाला 1/R5 हो जाएगा। तो R3 की वैल्यू कितनी है 2 ओमेगा, तो 1/2। R4 की वैल्यू कितनी है 1/6, R5 की वैल्यू है 1/6। अब इन सबको जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इन सबका क्या कहते हैं एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 6 कर दिया, 2 से काटोगे कितने टाइम कटेगा 3, तो 3 बन जा 3, प्लस 6 से काटोगे 1 टाइम, प्लस 6 से काटोगे 1 टाइम, तो कितना आ जाएगा 5/6 हो जाएगा। यानी आ गया तुम्हारा कितना आ गया 5/6 आ गया। सो अब यहां से अगर हम बात करें इसको, तो इसको क्या कहते हैं, ये 1/R1 की वैल्यू आई है, गौर से समझना, ये 1/R की वैल्यू आई है, समझ लो गौर से, ये किसकी वैल्यू आई है 1/R की वैल्यू आई है, और B2C के बीच में आई है। तो इसको हमें R चाहिए होगा, तो हम इसको पलट देंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, तो उधर भी पलटना पड़ेगा, यानी 6/5 हो जाएगा। 5 से काटो इसको,
डेसिमल लगा दिया तो 60 हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 12 टाइम कट जाएगा तो 0.12 कितना है, 0.12 आएगा। क्या ये सही है? तो हाँ भाई 0.12 आ गया। अब ये 0.12 आ गया, ये तुम्हारा आ गया, इन तीनों का आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए टू सी चाहिए। तो पूरा ए टू सी का अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ए टू बी वाला भी लेंगे, तो ए टू बी का कितना आया था, तो हमारा 5.5 आया था, तो हमने लिख दिया 5.5 प्लस दूसरा कितना, बी टू सी कितना है 0.12, तो हमने लिख दिया 0.12। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 5.62 आ जाएगा। 5.62 कहाँ है, सही है। 1.2 कौन सा है भाई, 1.2 कहीं निकाला है क्या हमने, 1.2 भी निकाला है क्या हमने कहीं, 1.2 कहाँ निकला है, 1.2 कहाँ निकला है, हाफ 1.2 कहाँ निकला है, 5 से 6 कितना 60 5, हाँ ये गलत काट रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे काटने में गड़बड़ कर दी, हाँ सही बात है। ये चीज देखो, ये कितना है तुम्हारा 6/5 है, तो ये तो एक बार में तो कट ही जाएगा, 5 पंजा 5 1 बचा, डेसिमल किया 10 हो गया, 5 2 10, तो 1.2 है, तो ये 5.2 ना होकर के 1.2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं 6.70 आ जाएगा तुम्हारा, 6.70। इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6.70 ओमेगा आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। देखो ये दोनों किसमें थे, अभी यही वाला तो लिया था तभी तो सिखा रहे थे, ये दोनों किसमें थे, पैरेलल में, सॉरी सीरीज में थे, सीरीज अलग निकाल लिया। ये तीनों किसमें थे, पैरेलल में, पैरेलल अलग निकाल दिया, फिर सभी को सीरीज कर दिया, सीरीज में नॉर्मली हमने प्लस कर दिया, बस मसला खत्म। चलिए हो गया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। टाइम भी बहुत हो रहा है। अगला क्वेश्चन कर लीजिए अभी। अब इसमें एक क्वेश्चन और करवा दूं, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है, तो तांडव का पार्ट 2 भी आएगा अभी, क्योंकि ये खत्म हुआ नहीं है। रेजिस्टेंस करंट इन द सर्किट क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। पहली चीज क्या निकालनी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्या निकालना है आपको, दूसरा निकालना है आपको क्या कहते हैं, करंट निकालना है, करंट इन सर्किट। तो करंट इन सर्किट निकालना है। तो फटाक से मार्कर, हमें लगता है थोड़ा सा सांस कम ले रहा है, तो इंक पानी पिला दे इसको, फिर आराम से काम करें। कह रहोगे सर कितना पानी पीता है बाबू, ये ठंड का आलम है, जम जाता है ना, इस वजह से। चलिए सर्किट आपके सामने बना दे रहा हूं। सर्किट कुछ इस तरह से है, सर्किट है, ये है आपके पास, ये है, ये, और ये नीचे कितना आ जाएगा, ये क्या कहते हैं, ये इस तरह का बना हुआ है, फिर नीचे इस तरह का, और ये इस तरह का आ गया। बस इतना सा है इसमें। यहाँ पे 3 वोल्ट का, ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर निगेटिव, यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे ये कितना है 1 ओमेगा का लगा हुआ मसला, यहाँ पे कितना 1 ओमेगा का मसला लगा हुआ है। इधर कितना है, तो इधर 2 ओमेगा है, इधर कितना है 2 ओमेगा, और ये वाला भी 2 ओमेगा का है। बस इतना सा गिवन है। निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दूसरा करंट इन सर्किट निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आप सबसे पहले ये चीज देख लो कि ये वाला दोनों किसमें एक लाइन में है, तो ये पैरेलल हो गए। ये दोनों नेमिंग कर दो, इसका नाम कर दो R1 और ये R2, और इसका नाम R3 कर दो, और इस वाले का नाम R4 कर दो। तो लिखोगे R1 एंड R2 किसमें है, सीरीज में है। R1 एंड R2 किसमें है, सीरीज में। तो यहाँ पे सीधा सीरीज के लिए क्या R लगेगा, डायरेक्ट R1 प्लस R2 कर दिया। तो R1 R2 कितना, तो ये एक है 1 ओमेगा, दूसरा भी 1 ओमेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 ओमेगा, ये आ गया। दूसरा निकाल दो ये वाला, तो इसको RS लिखने का मतलब है R इन सीरीज, ये दोनों का मतलब है R इन पैरेलल।
तो आरपी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आर इन पैरेलल, आरपी का मतलब आर इन पैरेलल, तो ये कितना हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू कितना 1/2 प्लस 1/2, इनको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, और ये कितनी टाइम 1 टाइम, ये 1 टाइम, तो कितना 2/2 कट के आ गया ये 1 ओमेगा, ये 1 ओमेगा, तो यानी इधर भी 1 आ गया। अब ये दोनों यानी आरएस और आरपी मिला के किस में हो गए, आरएस में हो गए, तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे यानी आरई निकालोगे, इक्विवेलेंट, आरई का मतलब इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा आरएस प्लस आरपी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आरएस ये कितना निकला था तुम्हारा 2 ओमेगा, आरपी कितना निकला है प्लस 1 ओमेगा, तो इनको ऐड कर दिया तो आ गया तुम्हारा 3 ओमेगा, बस मसला खत्म। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो तुम्हारा आ गया वो आ गया 3 ओमेगा। और उसके बाद में क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, तो V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है, सो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन में R, तो V कितना, तो V तुम्हारा लगा हुआ 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, और R कितना है तुम्हारा, R कितना है तुम्हारा वो भी 3 ही है, तो 3 से 3 काट दिया, आया कितना 1 एम्पियर, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 1 एम्पियर। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब माफी चाहते हैं एक चीज के लिए कि मैंने कहा था पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, पर आप भी जानते हो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी वीडियो खिंच चुकी है, और अब मैं सोचता हूं कि हाँ एंड करते हैं, और कोई बात नहीं, ये जो हमारा तांडव था, तांडव चलेगा और चलेगा, कंफर्म चलेगा, क्योंकि ये तांडव का पार्ट 1 है, तांडव पार्ट 2 में कंप्लीट खत्म है। हम ऐसे भी लास्ट छोर पे चल रहे थे, बस कुछ ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम कवर करके पार्ट 2 में कर देंगे, वो कल रात 8 बजे मिल लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और इसके नोट्स बना लो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।